कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बना है पहले समझेंगे, ठीक है। जब नोट करने का टाइम बोलेंगे तब नोट करना। सपोज एक तो लाइन है, कोई एल है, ठीक है ना, कोई एल बोल के लाइन है और कोई एम बोल के लाइन है, ठीक है। ये एल लाइन है, ठीक है, और कोई एम लाइन है जो कट कर रहा है, सपोज मान लेते भी पॉइंट पे, ठीक है। और इसका कोई ना कोई एक फिक्स्ड एंगल बना रहा है। फिक्स्ड एंगल कितना मान लेते हैं, अल्फा या तो बीटा। अब समझना ध्यान से, ये जो लाइन है, इमेजिन करना, सपोज ये फिक्स लाइन है और इसको कोई दूसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। कितने डिग्री एंगल पे बना रहा है, अल्फा एंगल। ये फिक्स एंगल है, इसको अब मूव करवाया जाए, इसको एल को फिक्स करके एम को मूव करवा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मूव करवाएगा इसको चारों तरफ से, ये मूव होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये फिक्स होके मूव होना स्टार्ट करेगा। कौन सा मूव कर रहा है, एम। एम क्या कर रहा है, रोटेट करना स्टार्ट किया इसको, ये नोड को फिक्स हो गया, समझ में आ रहा है। रोटेट होना स्टार्ट करेगा तो एक इस टाइप का शेप बनेगा। कौन सा शेप बनेगा बताओगे, इस टाइप का शेप बनेगा। देखो ये मूव करते करते यहां पर भी आ सकता है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इस टाइप का शेप बन जाएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसको फिक्स करके इस वाले लाइन को यहां पे इस नोड पे सेम एंगल पे ये मूव होना स्टार्ट किया, ये फिक्स रहेगा और ये मूव हो रहा है, ठीक है। ये मूव होना स्टार्ट किया, देखो तो एक शेप बनेगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये वाला फिक्स हो गया भाई, ये फिक्स लाइन है ये, हाँ एंगल फिक्स है। कौन सा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, एंगल चेंज हो जाएगा तो फिर तो वो सेम शेप तो बनेगा ही नहीं ना। तो ये किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का शेप का बनेगा। इस शेप को हम लोग बोलते हैं डबल नेप कॉर्ड। क्या बोलते हैं, डबल नेप कॉर्ड। क्योंकि नीचे में भी एक तो बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डबल, ठीक है, नेप कॉर्ड। अब समझना ध्यान से, इसको इसको आप सुनना ध्यान से, ठीक है। तुम लोग वही सब चीज में ध्यान दो। अब हम लोग पढ़ा रहे ये वाला पोर्शन को, बिकॉज नीचे इसको हम लोग बोलते हैं लोअर नेप, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लोअर नेप, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, अपर नेप। समझ में आ रहा है मेरा बात। ये वाला जो लाइन है जो मूव कर रहा है उसको बोलते हैं जनरेटर। समझ में आया, ये क्या हुआ, अब ये तो फिक्स लाइन है, ये क्या है आपके पास, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये जो फिक्स लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोन। एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन बोल सकते हो या एक्सिस ऑफ कोन बोल सकते हो, बाद में यही एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन कहलाएगा, ठीक है। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, जनरेटर। इसको क्या बोलते हैं, जनरेटर, क्योंकि यही घूम रहा है। हाँ आ जाए, हाँ ठीक है, समझ में आया, यहां तक नोट करो। वर्टेक्स होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें, सुना ध्यान से। अब यहां पे क्या होगा, ये कोनिक सेक्शन का जो डबल नेप कोन है, कभी कोई लाइन जो है, मान लेते कोई प्लेन है, कट करेगा, दो तीन तरीके से कट करेगा, ठीक है। एक तरीके से वर्टेक्स में कट करेगा और एक बार नैप पे कट करेगा। समझना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, कोनिक सेक्शन से मान लेते कोई प्लेन, ये कोनिक सेक्शन बना, ये डबल नेप का बना। अब हम क्या किए, मान लेते प्लेन, प्लेन मतलब कोई पेज से हम कट करवा रहे हैं और इस तरीके से कट करवा रहे हैं। ये दो तरीका होगा कट करने का, एक वर्टेक्स पे कट करेगा और एक कोन पे कट करेगा, चाहे अपर नैप पे या तो लोअर नैप पे कट करेगा। तो दो तरीके से कट करेगा, तो यहां पे दो तरीका होगा, एक तो बोलेंगे जनरेटेड 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 कोनिक सेक्शन, ठीक है, कोनिक सेक्शन। और दूसरा पोर्शन को बोलेंगे डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन। डीजनरेटेड डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन, सुना ध्यान से। डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन कब होगा, जब प्लेन कहां पे कट करेगा, इस डबल नेप कोन को कहां पे कट करेगा, प्लेन वर्टेक्स पे। कहां पे कट करेगा, वर्टेक्स पे। जब वर्टेक्स पे कट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन। और जब डबल नेप पे कट करेगा, मान लेते यहां पे कट कर रहा है, चाहे यहां पे कट कर रहा है, चाहे ऐसे कट कर रहा है, चाहे ऐसे कट कर रहा है, तब जाके वहां पे क्या होगा, जनरेटेड कोनिक सेक्शन होगा। समझ में आया मेरा बात, क्लियर है। अभी इसका हम यूट्यूब का 2-3 वीडियो हम भेजेंगे तो देख के समझ में आएगा, क्योंकि ये विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। पहले ये सब, अब जैसे यहाँ पे वर्टेक्स पे कट करेगा ना, तो वर्टेक्स के अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग एंगल पे, मान लेते कि कोई ये है, कट कर रहा है,
कैसे कट करें, मान लेते इस तरीके से कट किया, तो ये कट किया तो डायरेक्ट कहां पे कट करा है, वर्टेक्स पे। तो वर्टेक्स पे कट करे, कितना डिग्री एंगल पे कट करे वो देख लेंगे। मान लेते ये जो एंगल है वो मान लेते बीटा है, ठीक है, ये एंगल कितना है, बीटा है। तो बीटा का वैल्यू क्या है, बड़ा है अल्फा से, बोलो हाँ या ना। तो उस टाइम क्या मिलेगा, जस्ट पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। समझ में आया, वर्टेक्स को केवल कट कर रहा है, क्या मिलेगा उस वक्त, पॉइंट मिलेगा। तो इसका 3 केस है, देखते जाओ, ठीक है। बीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, पहला सुनना ध्यान से, व्हेन बीटा का जो वैल्यू होगा वो अल्फा से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे यहां पे अल्फा का वैल्यू बीटा के बराबर होगा, सर अल्फा का वैल्यू बीटा के बराबर मतलब ये देख रहे हो, ये एंगल, ये वाला एंगल ऐसे आ जाए, ऐसे, ये अल्फा एंगल और ये बीटा एंगल ऐसे एक्सिस के साथ एंगल बनेगा। जो भी एंगल बन रहा है वो बीटा एंगल क्या है, एक्सिस के साथ। तो एक्सिस कौन सा, ये वाला। तो ये देखो, ये पूरा हो गया बीटा और ये हो गया अल्फा। तो ऐसे कोई लाइन सीधा जा रहा है तो बीटा का एंगल बड़ा होगा ना, बीटा का एंगल बड़ा होगा किससे, अल्फा का एंगल से 90 डिग्री से छोटा होगा। तब जाके वो क्या होगा, हमेशा क्या देगा, पॉइंट देगा। तुम लोग को सोच रहे हो सर ये 90 डिग्री तो पूरा दे रहा है ना, भाई प्लेन पूरा मान ले, ऐसे मान ले, ऐसे कोई दिक्कत, ठीक है, या ऐसे ऐसे मान ले, ठीक है। तो वो हमेशा क्या देगा, बीटा का जो वैल्यू होगा, बीटा का जो वैल्यू होगा अल्फा से बड़ा और 90 से छोटा, हमेशा क्या देगा, पॉइंट देगा, क्योंकि वर्टेक्स कोई काट के जा रहा है। लेकिन मान लेते हैं अल्फा का वैल्यू बीटा के बराबर, इधर देखोगे, इधर पे चलो, ये वाला वैल्यू, ये वाला लाइन ऐसे जा रहा है, देख रहे हो, ये वाला एंगल अल्फा हुआ, ये एंगल बीटा हुआ, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सर वो कैसे, आपको पता ही होगा कि ये कोण होता है, ये कोण होता है, और इस कोण का, इस एंगल को बोलते हैं वर्टिकल एंगल, और यहां से इसको इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल एंगल। इसको हाफ करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी वर्टिकल एंगल। और ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो मान लेते हैं ऐसे करके कोई लाइन जा रहा है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा कि नहीं होगा, और अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, उस टाइम क्या देगा, स्ट्रेट लाइन। नहीं समझे, केवल स्ट्रेट लाइन ही तो देगा। ये देखो, यही वाला पोर्शन तो आ रहा है, ये वाला लाइन तो ऐसे ही तो कट करके चला जा रहा है, तो क्या मिलेगा उस वक्त, स्ट्रेट लाइन। लिखो क्या मिलेगा इस टाइम, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, स्ट्रेट लाइन। अभी हम एक छोटा सा क्लिप भेज रहे हैं, देखना, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3, बीटा का वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और अल्फा से छोटा। बीटा का जो वैल्यू होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा, अल्फा से छोटा होगा, तो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन देगा। क्या देगा, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 लाइन देगा, 2 तो लाइन देगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, बीटा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू किससे, देखो ये बीटा का वैल्यू किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा और अल्फा से छोटा। बस अभी दिमाग में रख लो, तो ये सिचुएशन हो रहा है, बस नोट करो, सब आस्ते आस्ते पता चल जाएगा। कोई प्लेन है, ठीक है, ये डबल जनरेटेड ये है। अब इसको कोई प्लेन, प्लेन मतलब कोई पेज टाइप से कोई पोर्शन है, इसको कट कर रहा है, ठीक है, इसको कट करेगा, मतलब यहां पे इस वाले पोर्शन को कट किया, कोई प्लेन परपेंडिकुलर है किसके साथ, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे। अब वो वाला एंगल समझना ध्यान से, ये जैसे कट करेगा तो ऊपर का जो शेप होगा वो कट करने के बाद एक सर्कल टाइप का लगेगा। कैसा लगेगा, इमेजिन करो, अदरवाइज हम वीडियो भेज रहे हैं, देखते जाना। हाँ हाँ वीडियो भेजते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे ये एंगल जो बन रहा है एक्सिस के साथ, समझ में आ रहा है, एल के साथ बीटा एंगल बना रहा है, बीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो क्या बनेगा, कौन सा शेप का, सर्कल शेप का बनेगा। यस, क्लियर हुआ, एक एक तो पोर्शन। तो बीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री होगा तो कैसा बनेगा, हर बार सर्कल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सिचुएशन समझना, ठीक है, अब समझ आओ, अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाए, अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाए, मतलब ये वाला प्लेन, समझना ध्यान से, ऐसे करके समझना,
ये क्या हुआ, बीटा हुआ। अब यहीं पे मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा, समझना ध्यान से, ये अल्फा एंगल है, ये अल्फा एंगल जैसे ऐसे करके कट करेगा, ऐसे कैसे कट कर रहा है, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल होगा तभी तो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। समझ में आ रही कि नहीं, ये एंगल बीटा बन रहा है ना, तो अल्फा इक्वल टू बीटा तभी तो होगा, अल्टरनेट एंगल, हाँ या ना। और उस वक्त ऐसे शेप में क्या बचेगा, देखो तो ये काटने के बाद यहाँ पे क्या शेप बचेगा, पैराबोला। क्या बोला शेप देगा, समझ में आ रहा है। तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा तो क्या बनेगा, पैराबोला। ठीक है, समझ में आया, ऐसे करके कट करेगा, कैसे, केवल सिंगल को ऐसे ऐसे कट कर रहा है ऊपर से, समझ में आ रहा है मेरा बात, ऊपर से कट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे केस पे चलते हैं। ठीक है, बीटा का वैल्यू समझेंगे ध्यान से, बीटा का वैल्यू अल्फा से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। कौन सा शेप, बीटा का वैल्यू अल्फा से बड़ा होगा, एलिप्स होगा। कौन सा शेप सर, ऐसे, समझेंगे ध्यान से, ये इस तरीके से कट करेंगे, इस तरीके से। तो उस वक्त क्या हो जाएगा, देखो ये वाला एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा है, तो बीटा का वैल्यू अल्फा के कंपेयर में बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इस टाइप में देखो ना, ये वाला पोर्शन पे कट कर रहा है, तो क्या बनेगा बताओ, इस टाइप का बचेगा ना शेप, तो ये क्या होगा, एलिप्स होगा। समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ कैसे इलिप्स और सर्कल सेम है बेटा, सर्कल देख रहे हो, इलिप्स में थोड़ा सा इस टाइप का शेप बन रहा है, और सर्कल में, सर्कल मान लेते ये प्लेन 90 डिग्री है ना, तो इस टाइप का शेप बनेगा, पैरेलल टू बेस, बेस के पैरेलल, बेस के पैरेलल यदि आप प्लेन रखते हो, मान लेते ये बेस है ना सर्कल का, अब इसके पैरेलल यदि कोई लाइन कट करते हो, प्लेन से कट करते हो, तो वो कौन सा शेप का बनेगा, ऊपर में सर्कल, और थोड़ा सा टील करके कट करोगे क्या बनेगा, एलिप्स। और पूरा इसको नैप को अपर से लेके कट कर दो तो क्या बनेगा, पैराबोला। और डबल नैप कट करो ऐसे ऐसे, समझो ध्यान से, ऐसे, तो यहाँ पे एक तो शेप बन रहा है, यहाँ पे एक तो शेप बन रहा है, तो क्या बनेगा, हाइपरबोला। नोट कर लो लास्ट केस। ठीक है, बीटा का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा और अल्फा से छोटा, तो क्या बनेगा, हाइपरबोला। समझ में आया। बहुत बार बोलते हैं ना कि कभी कभी हर चीज का देखो यूज तो है, लाइफ में तो यूज है, लेकिन आप सोचोगे कि डेली हमको चाहिए, डेली यूज चाहिए, हमेशा हमको सॉल्ट ही चाहिए, NaCl हमको डेली लाइफ में यूज, वैसे कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब चीज यूज है, आप डेली लाइफ में मैथमेटिक्स और डेली लाइफ में फिजिक्स, डेली लाइफ का केमिस्ट्री वो पढ़ चुके हो 10 तक, 10 तक जो है वो डेली लाइफ में यूज होने वाला, डायरेक्ट यूज होने वाला है, इसलिए वो सिलेबस में रखा गया है ताकि हर एक बच्चा वो चीज जाने कि क्या होता है। लेकिन यही सब चीज हम लोग पढ़ रहे हो, जैसे मान लेते हैं आपको पता है कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, आपको पता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, एसी होगा, होगा शॉर्टेज डिस्टेंस, होगा होगा ना शॉर्टेज डिस्टेंस। अच्छा, अब समझना ध्यान से, ये सबसे लॉन्ग प्रोसेस होगा। अब यहां पे ना एक पैराबोलिक शेप हम ले लेते हैं, कौन सा शेप लिए, पैराबोलिक शेप। अब फिजिक्स बोलता है, ठीक है, आपको पता होगा कि आप बोल रहे हो कि भाई ये जो है यहां से यहां तक जो होगा, मान लेते कोई बॉल को 3 जगह से ड्रॉप कर रहे हैं, कितने जगह से, 3 जगह से ड्रॉप कर रहे हैं, आप बोलोगे कि भाई ये वाला तो सबसे लॉन्ग प्रोसेस से जाएगा, फिर ये थोड़ा सा और लेट से जाएगा, और ये सबसे पहले पहुंचेगा। पैराबोलिक शेप बोलता है कि सबसे पहले ये पहुंचेगा, क्योंकि थोड़ा सा फिजिक्स का ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा। अच्छा, इतना ही नहीं, हम बता रहे हैं, सुनो ध्यान से, पैराबोला की कोनिक सेक्शन का बात करो, मैक्सिमम ब्रिज में कुछ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो डेली लाइफ में यूज करने वाला दिया है। बोल दिया कि भाई एक तो ब्रिज है, ठीक है, इस टाइप का ब्रिज है पैराबोलिक शेप का, जिसका टेंशन लगा हुआ है, यहाँ पे टेंशन है, नहीं समझे, वायर लगा हुआ है, ठीक है, क्यों लगा हुआ है, ताकि भाई इस ब्रिज को बैलेंस करके रख पाए, वेट को सह पाए पैराबोलिक शेप पे। अब बोलोगे कि भाई डेली लाइफ में नहीं, डेली लाइफ में नहीं, आप बड़े बड़े इंजीनियर जब बनोगे तब आपको समझ में आएगा कि वो शेप का कितना यूज है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अब डायरेक्ट सोचोगे तो यूज होने वाला नहीं है, अभी यूज नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में यूज बनेगा। ठीक है, आगे बात करें।
डेफिनेशन लिखना, द लोकस ऑफ अ पॉइंट, लिखोगे द लोकस ऑफ अ पॉइंट, लिखना स्टार्ट करो। कोनिक सेक्शन, अभी हम लोग पैराबोला पे नहीं पढ़े, अभी सबका हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद पैराबोला जाएंगे। लिखो, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन, the locus of a point which moves in a plane such that the ratio of its distances from a fixed point to from a fixed straight line, ratio of its distances from a fixed point to its from a fixed straight line, ठीक है, to its from a fixed straight line is always constant, is always constant, ठीक है। पहला पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, द फिक्स पॉइंट इज नॉन एज, पॉइंट नंबर 2, फिक्स पॉइंट इज नॉन एज, हाँ उसी का फिक्स पॉइंट, एक तो है ना डिस्टेंसेस बिटवीन फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू फिक्स लाइन, तो फिक्स पॉइंट को बोलेंगे फिक्स पॉइंट इज नॉन एज फोकस ऑफ द कॉनिक सेक्शन, it is denoted focus of the conic section, it is denoted by S, fixed line is known as directrix of the conic section. Point number 3, known as focus of the conic section, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक सेक्शन, लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, पॉइंट को फोकस बोलते हैं, ये तो हमको भी देखो ये बच्ची, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है। फिक्स लाइन को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, और फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। आ जाओ चलते हैं, चला जाए, बात किया जाए, इधर चलो आ जाओ, कि एक मूविंग पॉइंट है, कुछ इस तरीके से मूविंग पॉइंट है कि इसका डिस्टेंस कहां से, कोई एक फिक्स पॉइंट से और कहां से, और एक फिक्स लाइन से जो रेशियो होगा ऑलवेज क्या होगा, फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू इज नॉन एज इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक सेक्शन, कांस्टेंट वैल्यू इज नॉन एज इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक सेक्शन, constant value is known as eccentricity of conic section, eccentricity of conic section, conic section, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना ई, स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। चले बात करें, बात करो, हो गया, आ जाओ देखो, अब ये तो हो गया डिफिनेशन वगैरह भाई। अब बोलना क्या चाह रहे हैं, बोल रहा है कि कोई एक मूविंग पॉइंट है, नोट नहीं करेंगे, इधर देखेंगे, कोई एक मूविंग पॉइंट है, लोकस है पी बोल के, एच कॉमा के बोल के, जो मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि एक फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट क्या है एस, फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस पी से एस का डिस्टेंस, और एक फिक्स लाइन से उसका डिस्टेंस P से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। फिक्स लाइन क्या है सर, सपोज ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0, ये कोई फिक्स लाइन है, लाइन है मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ले लिए। तो इस P से S का डिस्टेंस और P से इस लाइन का डिस्टेंस, और वो लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लेते हैं यहाँ पे M पॉइंट पे है, तो P से S का डिस्टेंस और P से M का डिस्टेंस का जो रेशियो होगा
ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसको किससे डिनोट करेंगे, ई से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, ई से डिनोट करेंगे, पीएस बाई पीएम, और इसी को क्या बोलेंगे सर, ये बोलेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। अब ई के अलग अलग वैल्यू पे ये क्या होगा, कभी स्ट्रेट लाइन बनाएगा, कभी सर्कल बनाएगा, कभी इलिप्स बनाएगा, कभी पैराबोला बनाएगा, कभी हाइपरबोला बनाएगा। अब सुनेंगे ध्यान से, कब बनाएगा, सुनेंगे ध्यान से। इधर ई का वैल्यू, इधर इधर ई का वैल्यू ई इक्वल टू इंफिनिटी हो जाए, ध्यान समझेंगे, ई इक्वल टू क्या हो जाए, इंफिनिटी, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। मतलब इसेंट्रिसिटी ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इंफिनिटी। कभी कोई गलती से पूछ दे तो बता देना भाई, क्या होता है, इंफिनिटी। नेक्स्ट ई का वैल्यू, ई का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या बनेगा, सर्कल। ई का वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाए, क्या बनाएगा, पैराबोला, ठीक है। और ई का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो जाए, क्या होगा, इलिप्स, क्या बनाएगा, इलिप्स। और नेक्स्ट ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, हाइपरबोला। नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ना ये जो P जो पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है h, के ये मान लेते हैं सर x1, y1, समझना ध्यान से, x1, y1, ये क्या हो गया सर, s क्या एक फिक्स पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पे इसका डेरिवेशन निकालते हैं, देखते हैं PS का वैल्यू कितना होगा, बताना PS का डिस्टेंस कितना होगा, कोई बताओगे, h माइनस में x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे k माइनस में y1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। P से M का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई बताएंगे कितना हो जाएगा, AH, वेरी गुड, प्लस में BK प्लस का C, इसका मॉड रूट ओवर A स्क्वायर प्लस का, अब बिकॉज यहाँ पे अपने चलते PS बाई PM इक्वल टू कितना है बताना, E है, तो यहाँ पे अपने क्या लेंगे बताना, PS का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर H माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में k माइनस में y1 का स्क्वायर इक्वल टू E, अच्छा PM हो जाएगा ना इसके साथ, PM का वैल्यू कितना है, AH प्लस में, नोट नहीं करना, BK प्लस में C डिवाइडेड बाई रूट ओवर A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ पे ना हम H को रिप्लेस कर दे रहे x से, किससे, और K को रिप्लेस कर दे रहे, तो जैसे रिप्लेस करेंगे क्योंकि मूविंग पॉइंट है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, कोई बताएंगे, x माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में y1 इसका स्क्वायर इक्वल टू E मॉड में ax प्लस में by प्लस का c रूट ओवर कितना हो जाएगा बताना, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया जाए, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में y1 का स्क्वायर इक्वल टू E का वैल्यू कुछ कांस्टेंट आएगा, क्योंकि E अपने आप में कांस्टेंट है भाई, तो E का वैल्यू कांस्टेंट मान लेते, कुछ अभी मान लेते फिलहाल के लिए K मान लिए, करेक्ट, कोई दिक्कत, क्योंकि K हटा दिए थे तो यहाँ पे E का स्क्वायर का वैल्यू हम K मान लिए, तो दिस वन इक्वल टू कितना, AX प्लस में BY प्लस में C होल स्क्वायर बाई रूट ओवर हट जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, देखो तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर आया ना, माइनस में 2x x1 माइनस में कितना 2y y1 प्लस में x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है मेरा बात, इसके साथ कितना होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और दिस वन इक्वल टू k टाइम्स ऑफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2abxy प्लस में कितना हो जाएगा 2bcy प्लस में 2acx, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सुनते जाओगे ध्यान से, नोट नहीं करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ टर्म आ रहे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ टर्म आ रहे, सारा एक तरफ लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाला कुछ टर्म आएगा, उसके सामने कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स हम लोग लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर और सामने
कुछ कांस्टेंट टर्म जिसको हम लोग कैपिटल ए मान लिया, ठीक है। इसी टाइप से वाई स्क्वायर के सामने कुछ कांस्टेंट यहां पे इधर आएगा तो कुछ बचेगा कितना बताना, बी वाई स्क्वायर, करेक्ट, क्लियर, समझ में आ रहा है। इसी टाइप से एक्स वाई वाला टर्म इधर है, केवल इधर तो है नहीं, इधर आ जाएगा तो प्लस में मान लेते 2, ये हो जाएगा मेरे पास सी एक्स वाई, ठीक है, मान लेते 2 के, क्योंकि 2 ए बी एक्स वाई के साथ आ रहे हैं तो ए बी को हम सी मान लिया, क्लियर है। अब समझना ध्यान से, ये एक्स वाला टर्म यहां पे है और एक्स वाला टर्म यहां पे, तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस में 2, ध्यान समझोगे, प्लस में 2 यहां पे dx और फिर ये y वाला टर्म यहां पर भी और यहां पर भी इधर लेके आ जाएंगे, 2 को बाहर लेके हम काम कर रहे हैं, प्लस में कितना 2, d के बाद कितना हो जाएगा e, y प्लस में ये सारा कांस्टेंट और ये कांस्टेंट यहां पे लास्ट में f इक्वल टू 0, बोलो हाँ है ना, कुछ ना कुछ आएगा ऐसा। अल्टीमेटली यहीं पे कैपिटल ए को बाद में लिख दिया गया ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0, दिस वन इज नोन एज सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ये डेरिवेशन था, ठीक है। नोट करें, क्या क्या नोट करना बता रहे हैं, ये उसके बाद डायरेक्ट को माने नोट करेंगे तो ये भी कर लो, ये डेरिवेशन हम जानबूझ के ले लिए ताकि हम आप लोग को ये सिखाए, इसीलिए ताकि आपको हम रिलेट करके बता पाए। हम कैपिटल ए में सिखाए हुए रहते तो कैपिटल ए से लेते, ठीक है। हाँ, डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन पे चलते हैं। सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन में हम लोग बात करेंगे, सुनना ध्यान से। सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन क्या बताएंगे, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0, ठीक है। मिटा दे इसको। आइए देखिए, यहाँ पे दो सिचुएशन, एक यहाँ पे वैल्यू आएगा डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा का वैल्यू क्या होता है वो समझेंगे। डेल्टा का वैल्यू क्या होगा एक बार सुन ले, यहाँ पे हम डेल्टा का वैल्यू बता रहे हैं कि डेल्टा इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ, सुनेंगे ध्यान से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच जी एच बी एफ, ठीक है, और जी एफ सी। डिटर्मिनेंट निकालना आता है, वेक्टर में पढ़े होगे। अब मेरे को बताओ डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ए इक्वल टू दिस वन इंटू, ऐसे पढ़ाई गया है आपको, एफ इंटू सी माइनस में एच, ये गया ये एच एफ जी सी, हम क्लास 12 में पढ़ाएंगे बट फिर भी अभी दिखा रहे हैं, जी इक्वल टू एच बी जी एफ। तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो बताना, बी सी माइनस में एफ स्क्वायर माइनस में एच सी माइनस में जी एफ और फिर कितना हो जाएगा जी इंटू एच एफ माइनस में जी बी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास ए बी सी माइनस में ए एफ स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर सी प्लस में जी एफ एच प्लस में जी एफ एच माइनस में जी स्क्वायर बी। तो फाइनली आ जा रहा है ए बी सी प्लस में 2gfh माइनस में ए एफ स्क्वायर माइनस में जी स्क्वायर बी। एक सेकंड पहले लिख लेते हैं, ए एफ स्क्वायर माइनस में बी जी स्क्वायर माइनस में सी एच स्क्वायर, ये हो गए, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा का वैल्यू। समझेंगे, सेकेंड डिग्री इक्वेशन को हम पूरा का पूरा ड्राइव कर रहे हैं, तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन का डेल्टा का वैल्यू होगा दिस वन। क्या होगा डेल्टा का वैल्यू बताएंगे, ए बी सी। डेल्टा का वैल्यू कैसे निकाले देखें,
AHG समझ में आ रहा है, ठीक है। और फिर कितना है HBF, फिर कितना है GFC। इसको हम लोग बोलते हैं, कहाँ पे बच्चा, कहाँ पे 20 हो तो गया, जो लिखना था तो लिख दिए। ये बी स्क्वायर नहीं भाई, ये एच स्क्वायर है। हाँ हाँ, ये कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन का रिलेशन है आपस में। वो हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी नहीं, बीएससी में। फिर बीएससी बीटेक में भी पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। जाओगे कहाँ बात, हाँ हाँ लिखना है, जाओगे कहाँ। मैथ रहेगा, मैथ रहेगा तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे अभी पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। ये सब नहीं है आप लोग का, बट फिर भी हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते, सुनो। यहाँ पे ए बी सी प्लस में 2, इधर 2GFH, इधर 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 समझो समझो बात, FH माइनस में AF स्क्वायर माइनस में BG स्क्वायर माइनस में CH स्क्वायर। अब ये डेल्टा का वैल्यू दो सिचुएशन पे होगा। अब कोई पूछेगा डेल्टा क्या है तो वैसे कर लेना, और ये याद हो जाएगा, आप टू क्लास 12 जाते जाते याद हो जाएगा, क्योंकि क्लास 12 में ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बनाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है वो, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पे स्कूल का टीचर लोग भी वो लिख देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि वो कहाँ का है पॉइंट। तो ये पॉइंट है सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक। अब यहाँ पे समझो, डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तब जाके देगा कोनिक सेक्शन, क्या देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरा बात, आपके पास दे दिया सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन दे दिया, और पूछ रहा है कि भाई ये मेरे को बताओ कि कोनिक सेक्शन बन रहा है या डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0 आया, तो बनेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कब बन रहा था याद करो, डीजेनरेटेड में आया ना, डीजेनरेटेड से हम लोग निकाल रहे थे कि यदि वर्टेक्स पे यदि प्लेन कट कर रहा था, अल्फा का वैल्यू बीटा के से छोटा होगा या बीटा के बराबर होगा, तब जाके वहां पे स्ट्रेट लाइन बन रहा था, पॉइंट बन रहा था। 3 कंडीशन लिखवाए थे। अब मैथमेटिकल डेरिवेशन देख के आप कैसे बताओगे कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रहा है, डायग्राम देख के तो समझ में आ जाएगा, एंगल देख के, लेकिन आप मैथमेटिकल दिया हुआ एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कैसे बताएंगे कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रहा है या क्या दे रहा है। तो डेल्टा का वैल्यू 0 होगा तो आप बताएंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रहा है वो, और डेल्टा का वैल्यू 0 दिया, नॉट इक्वल टू 0 दिया, तो क्या बनाएंगे, कोनिक सेक्शन। अब इसमें भी कंडीशन है कि कोनिक सेक्शन में किस टाइप का कोनिक सेक्शन, समझ में आया मेरा बात। तो डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, और सुनेंगे A इक्वल टू B और H इक्वल टू 0, याद करो सर्कल, हम बोले थे ना, बार बार बात करेंगे इस पे। दूसरा बात, H स्क्वायर इक्वल टू AB, H स्क्वायर इक्वल टू AB कितना, पैराबोला, ठीक है। नेक्स्ट, H स्क्वायर इज लेस देन AB, नेक्स्ट H स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB, नोट करेंगे। सुनेंगे ध्यान से। अब यहाँ पे बात करेंगे, सुनना ध्यान से। ये बच्चा लोग, एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों लाइन, सुनेंगे ध्यान से, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आएगा, लेकिन कब समझेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, कब चेक करेंगे, जब डेल्टा का वैल्यू 0 होगा तब जाके। डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो इधर चले जाएंगे, डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0 तब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आया तो दोनों लाइन ओवरलैपिंग लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन या तो पैरेलल लाइन, समझे। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी को क्या बोलेंगे, उस टाइम क्या बोलेंगे, दोनों लाइन को या तो कोइंसिडेंट लाइन होगा, है ना, कोइंसिडेंट लाइन, या तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। ये सब बहुत बार पढ़ेंगे जिंदगी में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, एच स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट लाइन देगा, दोनों लाइन अलग अलग होगा, 2 डिस्टिंक्ट लाइन देगा, और ये दोनों डिस्टिंक्ट लाइन कट करेगा, 2 डिस्टिंक्ट लाइन। नेक्स्ट, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, ठीक है। 2 इमेजिनरी लाइन देंगे, क्या देगा यहाँ पे, इमेजिनरी लाइन, जस्ट इमेजिन कर लो। हाँ हाँ भैया, हाँ ठीक है। बस वो जो होता है ना, वो नैप जो होता है,
तो नैप तो फिक्स नहीं रहेगा वहां पे, तो वो इमेजिन कर सकते हो कि वो एक लाइन बना रहा है। ठीक है, समझ में आया? इमेजिनरी सर्कल भी होता है, पता है कि नहीं पता है? कहाँ पे? कॉम्प्लेक्स नंबर में। नोट कर लिए यहाँ तक? तो ये था सेकेंड डिग्री कॉनिक इक्वेशन का। अब चलते हैं अपने, तो हम लोग कितने तरीके से डिफिनेशन पढ़े कॉनिक सेक्शन का? 3, ज्योमेट्रिकल, फिर इसेंट्रिसिटी से लेके, और फिर सेकेंड डिग्री से लेके। अच्छा, चलते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और मेरे को बताना कि भाई ये जो है वो किसका है, इलिप्स का, पैराबोला, हाइपरबोला, या किसका किसका है। वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन, आप लोग को इसमें नहीं दे रहे हैं, इसमें नहीं दे रहे, क्योंकि इसमें दे देंगे तो तुरंत आपको डेल्टा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं, आपके जो सिलेबस में उस पर हम बात करें। लिखो, आज जेई के सिलेबस में लेकिन डेल्टा का वैल्यू, क्योंकि तब तक क्लास 12 में आप क्या निकालने के लिए सीख जाओगे? डिटरमिनेंट। हाँ, उसका भी बहुत सारा मेथड है, सारस मेथड, बोगला मेथड, तुरंत शॉर्टकट मेथड, तो ओरली। हाँ हाँ, ये सब तुरंत तुरंत देखते ही समझ में आ जाएगा। इंडियन लोग है भाई। क्वेश्चन लिखो, देखो, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस, मिटा दी इसको, लिखो, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ सर्कल, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। किसको बुला रहे हो? कृष्णा को? ए कृष्णा जा रहे? देखो बुला रहे थे तुम्हारा दोस्त।